हेलो एवरीवन। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया और उसका इवैल्यूएशन कैसा रहा है आपके इंडिया में और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो छोटा वीडियो रहेगा पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, और जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कल हम लोग पेपर एनालिसिस साथ साथ हम ये देखेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है आपके JNU, BHU, HCU और बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि लगातार आपको यहाँ से सपोर्ट मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आपका पहला जो था 1948 में आया है। फिर आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन पॉलिसी आपकी 1956 में आई है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1977 में, फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1980 और 1991 में। ठीक है, तो ये जो है पक्का से इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम 48 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को थोड़ा सा जो है डिस्कस करेंगे। इस समय आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कितनी थी? 3 थी। ठीक है, पब्लिक और कम प्राइवेट आपकी 6 थी, और टोटली कंट्रोल्ड बाय इंडस्ट्री जो थी आपके प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 18 थी। ठीक है, और यहाँ पर जो है इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया था क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। याद रखिएगा कि इस समय भारत को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है डिक्लेयर कर दिया गया था, और मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया था, और यहाँ पर स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री पे जो है फोकस किया गया था आपके 1948 में। स्मॉल स्केल एंड जो है कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था, और गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट करके रखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पर 4 कैटेगरीज में जो है आपकी इंडस्ट्रीज डिवाइडेड थी, जिसमें कि एक्सक्लूसिव मोनोपोली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कि आपकी 3 जो है इंडस्ट्री आई, जैसे मैंने बताया था अभी कौन कौन सी। आर्म्स, एम्यूनेशन प्रोडक्शन, एटॉमिक एनर्जी एंड मैनेजमेंट ऑफ रेलवे, ये जो है आपके पब्लिक सेक्टर में आया। ठीक है, न्यू अंडरटेकिंग जैसे आपका कोल, आयरन, स्टील, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब पब्लिक कम प्राइवेट में आया। और जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ बच गई वो आपके किस में आ गया? जो है बेसिक इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्रीज़ में है उसमें आ गया है। एंड ओपन प्राइवेट इंटरप्राइजेज भी आपकी जो है आती है, पर यहाँ पर याद रखिएगा कि 18 जो है ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी जो कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया गया था। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके 1948 की पॉलिसी के थे। अब 1956 पे जो है आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपको पता है कि यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया गया था। और इस समय जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी 17 हो गई, और पब्लिक कम प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक कम प्राइवेट आपकी कितनी थी? 12 थी, इसको हम लोग शेड्यूल ए कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शेड्यूल ए, और दिस इज शेड्यूल बी। ओके, इसको शेड्यूल बी कहा गया। और ऐसे ही आपकी शेड्यूल सी थी, जिसमें ओनली प्राइवेट आपकी इंडस्ट्रीज़ आती थी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और यहीं पर पॉलिसी, इसी पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, 1956 की जो पॉलिसी थी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी को कहते हैं। और यहाँ पर हैवी इंडस्ट्रीज़ को फोकस किया गया है। क्लियर? अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं 1977 का। तो 1977 में हम देखते हैं कि जो आपका पहला मतलब सॉरी जो 1956 की जो पॉलिसी थी उसका एक्सटेंशन था। ये 1977 वाली जो पॉलिसी थी ये इसका एक्सटेंशन रहा है। जो यहाँ पर मेन मतलब यहाँ पर द मेन वाज सॉरी एम्प्लॉयमेंट टू द पुअर। यहाँ पर जो पुअर्स थे उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी जो वेल्थ था वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड था, उसको कम करना जो है इसका मेन पर्पज़ रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा कि डिसेंट्रलाइजेशन पे इस वाले जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस किया गया। जैसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन पे कौन से वाले इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फोकस रहा है, तो 1977 के जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस रहा है। ठीक है, और न्यू यूनिट्स बने, जैसे इसको हम लोग टाइनी यूनिट्स कहा गया। ठीक है, इसी में आपके न्यू यूनिट्स बने जिसको हम लोग क्या कहा गया? टाइनी यूनिट्स। ठीक है, टाइनी यूनिट्स कहा गया। और याद रखिएगा कि यहाँ पर भी अभी भी आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को फोकस किया गया। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अभी भी फोकस किया गया है आपके 1977 की पॉलिसी में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 1980 वाले। तो यहीं पर आप देखते हो कि जो आपका 1973 में
कौन सा एक्ट आया था? फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, है ना। और ड्यू टू पॉलिसी ऑफ एमआरटीपी, है ना, मोनोपोलीज, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, और फेरा की वजह से ये जो आपका 1980 वाला है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आप लोग पक्का से वो दोनों को याद कर लीजिएगा, एमआरटीपी, फेरा, फेमा और कंपटीशन एक्ट, ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है 1980 में आया था और प्रमोट कर रहा था ये कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट को क्या करना चाहता था? मॉडर्नाइज करना चाहता था। और कुछ कुछ जो है सेलेक्टिव में, मतलब सेलेक्टिव इंडस्ट्रीज़ में आपके लिबरलाइजेशन भी करना चाहता था। और याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात यहीं पर की गई थी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात यहीं पर किया गया था। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू लिबरलाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। यहाँ पर इसका जो है मेन एम रहा है। अब 1991 की बात कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 91 में आप सभी को पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ही आया था। और यहाँ पर आप देखते हो कि एफडीआई, 100% एफडीआई की बात की गई है, ठीक है। मैक्सिमम 100 एफडीआई लिमिट इज़ 100%। सेलेक्टेड सेक्टर्स, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर में ही 100% एफडीआई की बात किया गया है, ठीक है। और कुछ जो है लाइसेंस भी दिए गए, ठीक है। इसको आगे हम लोग देखेंगे कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हुई थी और लाइसेंस जो है परमिट यानी कोटा राज जो है यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1991 की पॉलिसी, रीड आउट करिए। याद रखिएगा कि जो आपका इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी 1991 में, तो यहाँ पर जो एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और ओनली 18 इंडस्ट्री रिलेटेड टू सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक कंसर्न एंड सोशल रीज़न, हज़ार्डस केमिकल इसमें आए, ठीक है। एंड आपके जो है 5 इंडस्ट्रीज़ जैसे अल्कोहल, सिगरेट, हज़ार्डस केमिकल, एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट एंड आपका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, अब ये इस समय आपके 5 हैं, ठीक है। और इन सब के लिए रिक्वायरमेंट है लाइसेंस लेने के लिए। और जो अभी तक और थे 18, उनको भी लाइसेंस लेना था, अब उसको जो है नहीं लेना होगा, ठीक है। तो 1991 में ये हुआ। अब अगर समझे इसको, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 100% एफडीआई की बात किया गया था, पर कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में ही बात किया गया, ठीक है। एफडीआई का जो आपका इन्वेस्टमेंट सीलिंग था, है ना, एफडीआई जो है इन्वेस्टमेंट सीलिंग था, उसको इंक्रीज़ किया गया 40% से लेके 40% टू 50% इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक है, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर में, ओके। और याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप अभी तक एमआरटीपी एक्ट जो आप देखते आ रहे थे, उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। और कंपटीशन एक्ट की बात किया गया, ठीक है। कंपटीशन एक्ट किसके जो है रिकमेंडेशन पे आया था? तो याद रखिएगा SVS राघवन कमेटी के जो है रिकमेंडेशन पे आपका कंपटीशन एक्ट 2000 में आया था, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। तो जो है ये 1991 में ये सारी चीज़ें हुई थी। आप लोग इसको रीड मार सकते हो कि आपको ऑटोमेटिक जो है अप्रूवल मिलेगा 51% इक्विटी के साथ आपके एफडीआई में, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फेरा की जगह फेमा आया और कुछ सेक्टर्स में 100% क्या थे? आपके एफडीआई जो है ज़रूरी थे, ठीक है। ये पॉइंट सारे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने उसको बता दिया। और भी जो है कुछ अगर चीज़ें जो इसमें ये भी बताया मैंने कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 18 इंडस्ट्री। क्लियर? और जो कुछ सिख PSU थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, उसको जो है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत लाया गया, यानी BIFR के अंतर्गत लाया गया। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया वो ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा। हेल्पफुल होगा शायद आप सभी के लिए वीडियो, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।